गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे हरित लवक के ऊपर चर्चा की थी और आपको बताया कि हरित लवक का आकार कैसा होता है। लेंस के समान होता है, अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, चक्रिक होता है या फीते के समान संरचना के रूप में हरित लवक का कैसा होता है, आकार होता है। हरित लवक की लंबाई मैंने आपको बताई 5 से 10 mm होती है तथा चौड़ाई 2 से 4 mm होती है। पादप कोशिका में हरित लवक की जो संख्या होती है वो 20 से 40 होती है, जबकि शैवालों के अंदर एक शैवाल कोशिका में केवल एक ही हरित लवक क्या है, पाया जाता है। इसके पश्चात हमने आपको बताया हरित लवक का रासायनिक संगठन। हरित लवक जो होता है वो लगभग 40 से 50% प्रोटीन से बना होता है, 20 से 25% वसा से बना होता है, 8 से 10% हरित लवकों से बना होता है, आरएनए की मात्रा 5% होती है, ठीक है, तथा हरित लवक में कुछ मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे कॉपर है, Fe है, Cu है, Mg है, Mn है। ये सारे खनिज तत्व होते हैं वो हरित लवक के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है वो बहुत ही कम अंश के रूप में डीएनए जो होता है वो बहुत ही कम अंश के रूप में हरित लवक के अंदर क्या है, पाया जाता है। Dear student, today we are going to discuss about structure of chloroplast। आज हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना पर आपसे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना। लेसन नंबर 8 रेगुलर चल रहा है हमारा। अब ये कम से कम इसकी 7 या 8 लेक्चरर और होंगे इसमें। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है, जिस पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट की संरचना किस प्रकार की होती है उसका मैं आपको डायग्राम यहां पे बनाने का आपके सामने प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, ये इस तरीके की संरचना आप यहां पर देख रहे हो। ये संरचना जो होती है वो किसकी होती है, आप देखिए यहां पर। देखिए ये संरचना है हरित लवक की संरचना, आपके सामने हमने यहां पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। हरित लवक जो होता है उसका बाहरी आवरण जो होता है वो प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन और वसा से बना होता है।
हरित लवक का बाहरी आवरण प्रोटीन और वसा से क्या होता है, बना होता है। बाहरी आवरण किससे बना होता है बेटा, प्रोटीन से, और किससे बना होता है, वसा से। हरित लवक का बाहरी आवरण क्या होता है, बना होता है। ठीक है, देखिए हरित लवक की जो संरचना होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट समान ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई होती है, आवृत होती है। इसी प्रकार हरित लवक की संरचना भी दोहरी झिल्ली के द्वारा, दोहरे आवरण के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई होती है। इसके सबसे बाहरी जो आवरण है, ये इसका सबसे बाहरी आवरण है। इसे क्या कहते हैं, बाह्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और बाह्य झिल्ली के अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, इसे हम बोलते हैं आंतरिक झिल्ली कहते हैं, जिसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। कौन सी मेम्ब्रेन कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, आप समझ में आ रही होगी यहाँ पे। हरित लवक की जो संरचना होती है वो डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, डबल लेयर्ड होती है। कोशिका के अंदर कुछ ही ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके बाह्य आवरण, ठीक है, या जिनकी संरचना दोहरी झिल्ली के द्वारा, डबल लेयर्ड या दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ठीक है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, या फिर हरित लवक होता है वो दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। आपको मैं बता दूं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की जो मोटाई होती है वो लगभग कितने आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, 25 से लेकर के लगभग 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। बाहरी झिल्ली की मोटाई 25 से लेकर के 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। आंतरिक झिल्ली की मोटाई भी लगभग 25 से लेकर के 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, देखिए ये दोनों झिल्लियां, ये बाहरी झिल्ली है और ये कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली का जो मध्य स्थान होता है, ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है, और इसका ये मध्य स्थान है जहां पर हम अपनी उंगली को क्या है, फिरा रहे हैं, रब कर रहे हैं। ये बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली का मध्य रिक्त स्थान है, ये मध्य रिक्त स्थान है। बाहरी झिल्ली और मध्य झिल्ली, या बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के झिल्ली, एक बार फिर सुनिए, बाहरी झिल्ली है और ये कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली का जो मध्य स्थान है ये, या ये रिक्त स्थान होता है, इसे पेरिप्लास्टोडियल, पेरिप्लास्टोडियल साइट या स्पेस भी इसे कहा जाता है। यानी कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य, ठीक है, स्थित स्थान को पेरिप्लास्टोडियल स्पेस या साइट कहा जाता है। ये भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है। कैसा होता है, ये भाग चौड़ा होता है। इस भाग के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिप्लास्टोडियल फ्लड कहा जाता है, जिसे पेरिप्लास्टोडियल फ्लड कहा जाता है। हरित लवक के अंदर देखिए, यहां पे हरित लवक के अंदर क्या भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है। हरित लवक के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, और इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, पीठिका कहा जाता है। हरित लवक के अंदर यहाँ पे क्या भरा है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। देखिए जितने भी अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी डार्क रिएक्शंस होती हैं, वो स्ट्रोमा में ही पूर्ण होती है। आपसे पूछा जाए कि अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहां पूर्ण होती है, तो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हरित लवक के पीठिका अर्थात स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर ही क्या होती है, पूर्ण होती है। तो हरित लवक के अंदर क्या भरा है, ये द्रव पदार्थ भरा है। इस तरल द्रव पदार्थ को क्या कहा जाता है, पीठिका कहा जाता है। और इस तरल पदार्थ में क्या क्या होता है, इस पीठिका में क्या होता है, देखिए इस पीठिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं या घुले हुए होता है। कौन से, देखिए इनमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं,
इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्लास्टोग्लोब्यूली, प्लास्टोग्लोब्यूली, ठीक है, प्लास्टोग्लोब्यूली, ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? 70S प्रकार का क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। यानी कि पीठिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन है, स्टार्च है, प्लास्टोग्लोब्यूली है, डीएनए है, 70S प्रकार का आरएनए है और क्या है? जल है। वो इस हरित लवक की पीठिका के रूप में क्या है? पाए जाते हैं। साथ में इनमें क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम क्या काम करते हैं? हरित लवक में उपस्थित एंजाइम जो होते हैं वो खास तौर से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। तो मैंने आपको बताया हरित लवक के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पीठिका या स्टोमा कहते हैं। पीठिका में प्रोटीन, स्टार्च, प्लास्टोग्लोब्यूली, डीएनए, 70S प्रकार के आरएनए, जल और एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होते हैं। देखिए इसी स्ट्रोमा वाला जो भाग होता है, स्ट्रोमा वाला भाग बोल सकते हैं। स्ट्रोमा वाला भाग कौन सा है? हरित लवक का आंतरिक भाग होता है। और इस आंतरिक भाग के अंदर चपटी थैली युक्त, चपटी झिल्ली युक्त या थैली युक्त, चपटी ये थैली युक्त हो सकती है या झिल्ली युक्त संरचना हो सकती है, ठीक है। चपटी थैली युक्त या झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। चपटी थैली युक्त या झिल्ली युक्त क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। ये चपटी थैली युक्त, ठीक है, या झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। इन चपटी थैली युक्त संरचनाओं को क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड कहा जाता है। थाइलेकोइड कहा जाता है। ये संरचना थाइलेकोइड कहलाएगी। क्या कहलाएंगी ये सारी संरचनाएं? थाइलेकोइड कहा जाता है। और थाइलेकोइड जो होते हैं, ये थाइलेकोइड होते हैं वो सिक्के की ढेरी के रूप में क्या है? पाए जाते हैं। जैसे एक सिक्के के ऊपर अनेक सिक्कों को अगर रख दिया जाता है तो सिक्कों की ढेरी बन जाती है। इसी तरीके से थाइलेकोइड जो होते हैं, ठीक है, वो चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना के रूप में पाए जाते हैं और ये सिक्के की ढेरी के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड कहा जाता है, ठीक है। इस थाइलेकोइड के अंदर एक सिक्के के समान ये ढेरी है, ये एक सिक्का है, इसको क्या कहा जाएगा? ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। और एक से अधिक अगर ये हैं तो इनको क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। बात समझ में आ गई? स्ट्रोमा के अंदर ये क्या पाई जाती है? ये समानांतर। स्ट्रोमा के अंदर क्या पाई जाती है? समानांतर इकाई झिल्लियां पाई जाती है। और ये इकाई जो झिल्लियां होती हैं वो कैसी होती है? झिल्ली नुमा नली के समान संरचनाएं पाई जाती है। झिल्ली नुमा चपटी नलिका के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जो क्या काम करती है? इन थाइलेकोइड्स को जोड़ने में क्या होती है? जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइडों को जोड़ने में क्या होती है? सहायक होती है। ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइडों को जोड़ने के अंदर क्या होती है? सहायक होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? लैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? लैमिली, या इन्हें पटलिकाएं भी कहते हैं। इन्हें लैमिली या इन्हें क्या कहा जाता है? पटलिकाएं भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपके? अब मैं आपको बता दूं, प्रत्येक ग्रेनम के अंदर ये एक ग्रेनम होता है और उस एक ग्रेनम में लगभग 2 से लेकर के 100 थाइलेकोइड्स क्या है? पाए जाते हैं। एक ग्रेनम के अंदर 2 से लेकर के 100 थाइलेकोइड पाए जाते हैं। और एक हरित लवक में, ध्यान से सुनना है, एक हरित लवक में 20 से लेकर के 40 ग्रेनम पाए जाते हैं।
एक थाइलेकोइड में कितने ग्रेनम पाए जाते हैं? 20 से 40 ग्रेनम क्या है? पाए जाता है। थाइलेकोइड की जो भीतरी सतह होती है, ये थाइलेकोइड की भीतरी सतह होती है, और थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? क्वांटासोम कहा जाता है। थाइलेकोइड की भीतरी सतह या आंतरिक सतह के अंदर सूक्ष्म कण के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कण के समान संरचनाओं को क्वांटासोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटासोम कहा जाता है। क्वांटासोम की जो लंबाई होती है, क्वांटासोम की लंबाई जो होती है वो 200 आर्मस्ट्रांग होती है, तथा क्वांटासोम का जो व्यास होता है वो लगभग 100 आर्मस्ट्रांग होता है। क्वांटासोम की लंबाई कितनी होती है? 200 आर्मस्ट्रांग, और व्यास कितना होता है? 100 आर्मस्ट्रांग होता है। आपको मैं बता दूं, क्वांटासोम की खोज 1964 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे, दो वैज्ञानिक हुए थे, पार्क और पॉर्न। पार्क और पॉर्न नाम के वैज्ञानिक ने 1964 में क्वांटासोम की क्या की थी? खोज की थी। और एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, तो एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं? 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। इज इट राइट? तो क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 230 पाए जाते हैं। देखिए, आपसे एक बार ये मैं आपको बता दूं, आरपीएमटी के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि हरित लावा पाए जाते हैं, हरित लावा पाए जाते हैं, ठीक है? तो वहां पे कई ऑप्शन थे। हरित लावा पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, थाइलेकोइड्स में, ठीक है, और एक लिखा था उसमें स्ट्रोमा में। तो आपको मैं बता दूं, हरित लावा जो होते हैं वो थाइलेकोइड्स में पाए जाते हैं। ये आरपीएमपी का एक एग्जाम में राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में सवाल पूछा जा चुका है। हरित लवक पाए जाते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, अब जंतु का तो खैर ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, स्ट्रोमा में और थाइलेकोइड में। इसलिए हरित लवक जो होता है वो थाइलेकोइड के अंदर ही क्या है, पाए जाता है। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, ये इस तरीके से डीएनए पाया जाता है। डीएनए आकार में छोटा होता है, वृत्ताकार रूप में क्या है, डीएनए पाया जाता है। इसमें 70 इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक भी, ठीक है, एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की भांति ही हरित लवक भी क्या होता है, एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। क्यों होता है, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और अपने स्वयं का क्या है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि इनके अंदर क्या है, इनके डीएनए के अंदर स्वतः गुणन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है, या द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। और स्वतः जनन की क्षमता पाए जाने के कारण ये अपने ही समान नए क्या है, हरित लवकों का निर्माण कर लेता है। इसलिए हरित लवक को ध्यान से सुनना है, इसलिए हरित लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। स्वतः जनन के कारण लवक को कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। स्वतः जनन के कारण हरित लवक को कोशिका के अंदर क्या कहा जाता है, कोशिका भी कहा जाता है। इस हरित लवक के अंदर बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। सो मेनी पिगमेंट्स इज फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के अंदर कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, देखो,
क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल भी दो प्रकार का होता है, एक क्लोरोफिल ए होता है, एक क्लोरोफिल ए प्रकार का होता है, तो दूसरा कौन सा होता है, क्लोरोफिल बी प्रकार का होता है। इनमें कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं। कैरोटीन के अलावा इनमें ज़ैंथोफिल वर्णक भी क्या है, इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संरचना हो गई हमारी हरित लवक की संरचना। एक बार फिर हम हरित लवक की संरचना का आपको दोहरान करने जा रहे हैं। ठीक है, आप किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, हाउ टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एग्जाम्स। ठीक है, आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट का बाह्य आवरण प्रोटीन और वसा से बना होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना दोहरी झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है या आवृत होती है। इसकी बाहरी झिल्ली, ठीक है, बाहरी झिल्ली की मोटाई 25 से 75 आर्मस्ट्रांग होती है। बाह्य झिल्ली के अंदर की तरफ आंतरिक झिल्ली पाई जाती है, इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसकी मोटाई भी 25 से 75 आर्मस्ट्रांग होती है। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य रिक्त स्थान को पेरिप्लास्टोडियल स्पेस कहा जाता है। पेरिप्लास्टोडियल स्पेस कहते हैं इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक द्रव पदार्थ भरा जो होता है, जिसे पेरिप्लास्टोडियल फ्लड कहा जाता है। क्लियर बात? मैंने बताया कि हरित लवक के अंदर क्या भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा या हिंदी में पीठिका कहा जाता है। स्ट्रोमा में प्रोटीन, स्टार्च, प्लास्टोग्लोबुलिन, डीएनए, आरएनए और जल पाया जाता है। इसके अलावा एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि पीठिका या हरित लवक के आंतरिक भाग के अंदर, पीठिका या हरित लवक के आंतरिक भाग में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना पाई जाती है। चपटे थैली युक्त संरचना पाई जाती है जिसे थाइलेकोइड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, इन्हें थाइलेकोइड क्या है कहा जाता है। बात समझ आ गई? मैंने आपको बताया कि थाइलेकोइड जो होते हैं वो सिक्के की ढेरी के समान क्या है, पाए जाते हैं या सिक्के की ढेरी के रूप में पाए जाते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ग्रेना जो होता है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, तो ग्रेना में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर होती है। ठीक है, देखिए एक वचन में इसे ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर जो ये थाइलेकोइड्स होते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो स्ट्रोमा जो होता है उसके अंदर समानांतर इकाई झिल्ली के रूप में नली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो थाइलेकोइड्स को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पटलिका, या इंग्लिश में उसे लैमेली कहा जाता है। प्रत्येक ग्रेनम में मैंने आपको बताया 2 से लेकर के 100 थाइलेकोइड पाए जाते हैं, और एक हरित लवक में 20 से लेकर के 40 ग्रेनम क्या है पाए जाते हैं। थाइलेकोइड की जो भीतरी सतह होती है, ये भीतरी सतह होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म कणनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम की लंबाई 200 आर्मस्ट्रांग होती है तथा इनका व्यास 100 आर्मस्ट्रांग होता है। क्वांटासोम की खोज 1964 में पार्क और पॉल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की। क्लियर बात समझ में आ गई? और एक क्वांटासोम के अंदर मैंने बताया 230 क्लोरोफिल के अणु क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, हरित लवक थाइलेकोइड के अंदर पाए जाते हैं। हरित लवक में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो द्विकुंडलित होता है। ठीक है, और कैसा होता है, आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, हरित लवक के आंतरिक भाग में डीएनए के अलावा आरएनए भी पाया जाता है। 70S प्रकार के राइबोसोम भी इसके अंदर क्या है पाया जाता है। ठीक है,
इनके डीएनए के अंदर क्या पाई जाती है, स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। इसलिए जो हरित लवक होता है वह भी एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक को भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक में भी स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है और स्वतः जनन के कारण ही, ठीक है, हरित लवक को कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। मैंने बताया हरित लवक के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक दो प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए वर्णक और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी वर्णक। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर क्लोरोफिल ए वर्णक और क्लोरोफिल बी वर्णक, दो वर्णक होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर क्या पाया जाता है, कैरोटीन वर्णक होता है। कैरोटीन वर्णक के अलावा मैंने आपको बताया ज़ैंथोफिल वर्णक भी हरित लवक के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हरित लवक के कार्य। देखिए हरित लवक जो होता है ये प्रकाश शोषण का स्थल होता है। प्रकाश फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण का स्थल होता है, हरित लवक होता है। हरित लवक के अलावा पर ऑक्सीसोम भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये तीनों ही प्रकाश शोषण के क्या होते हैं, स्थल होते हैं। ठीक है, तो हरित लवक प्रकाश शोषण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। पहला कार्य हमने आपको बता दिया। देखिए एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भैया फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के यानी कि कार्य। पहला कार्य बताया कि हरित लवक प्रकाश श्वसन स्थल के रूप में कार्य करता है। मैंने बताया हरित लवक की प्रकाश श्वसन की क्रिया में सहायक नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम्स भी प्रकाश श्वसन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है हरित लवक के कारण ही पादप कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरित लवक के कारण ही पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही वो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए मैंने बताया कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेनम में होती है, ठीक है, और हरित लवक का जो स्टोमा भाग होता है उसमें अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं, डार्क रिएक्शन होती हैं। डार्क रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड लाइट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए हरित लवक ही क्या काम करता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान स्टार्च में उसको क्या कर देता है, बदल देता है। और वायुमंडल की जब कार्बन डाइऑक्साइड को ये स्टार्च में बदल देता है तो एक तो भोजन प्राप्त होता है, दूसरा वायुमंडल का भी क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। अर्थात हरित लवक क्या काम करता है, वायुमंडल के शुद्धिकरण के अंदर भी क्या होता है, सहायक होता है। क्लियर बात है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लिए, जंतुओं के लिए प्राणवायु के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, जीवों के श्वसन के लिए उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अंत में मैं बता दूं हरित लवक के द्वारा अल्प मात्रा में एटीपी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अल्प मात्रा में एटीपी का निर्माण हरित लवक के द्वारा किया जाता है।
ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट के कार्य हैं, हरित लवक के कार्य। हरित लवक का पहला कार्य है, हरित लवक प्रकाश श्वसन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। हरित लवक पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। हरित लवक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, तथा वायुमंडल के शुद्धिकरण में सहायक होता है। और सबसे अंत में मैंने बताया हरित लवक अल्प मात्रा में एटीपी का संश्लेषण करते हैं। इसी के साथ हमारा हरित लवक का टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसके अंदर कौन से टॉपिक शेष रह गए? एक रह गया हमारा राइबोसोम, दूसरा हमारा इसमें रह गया है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, तीसरा रह गया है सीलिया एंड फ्लैजेला, कसाब और पक्षांबिका। लगभग ये पाठ समाप्ति की ओर है। इसमें लगभग 3 या 4.4 कोशिकांग शेष रह गए हैं और एक रह गया आपका केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपके शेष रह गए हैं, ठीक है। कुछ दिनों में ये चैप्टर आपका क्या है, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक संपूर्ण साइटोलॉजी आपके 11th क्लास में दी हुई है। यदि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार पढ़ाएं तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है जो आपको एक प्रकार से फाउंडेशन के रूप में काम करेगी। जो आप लोग फाउंडेशन की पढ़ाई करते होंगे सारी चीजें वहां पर बताई जाती है, ठीक है। वो सभी बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की है, ठीक है। थैंक्स वेरी मच, टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।